नमस्ते। इस वीडियो में मैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अपनी राय या ओपिनियन और मेरा जो व्यू है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। कुछ मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स ने और दोस्तों ने भी रिक्वेस्ट किया था कि डिक्सॉन जो काफ़ी पॉपुलर स्टॉक बन चुका है रिटेल शेयर होल्डर्स में, उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, क्या इस प्राइस पे अभी खरीदना सही रहेगा, जो अब थोड़ा सा करेक्शन उसने रिसेंटली देखा है स्टॉक स्प्लिट होने के बाद। ओके, स्टॉक स्प्लिट होने से पहले हमने देखा था कि वो शेयर प्राइस 20,000 के ऊपर तक चला गया था और अभी स्टॉक स्प्लिट के बाद 4,200-300 के लेवल से वो गिर के अभी कुछ 3,600 के लेवल के नज़दीक आ चुका है। ओके, सो इस प्राइस पे क्या उसको खरीदना सही रहेगा कि नहीं, तो ये सारी बातें बताने से पहले मैं उस कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ आपको आइडिया दूंगा, साथ ही साथ उसके बिजनेस में जो पॉजिटिव्स है, जो नेगेटिव्स है या जो रिस्क फैक्टर्स है वो भी आपके सामने रखूंगा ताकि आप उसका डिसीजन बेटर तरीके से ले सके। ओके, अल्टीमेटली आपका पैसा है, आप अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिसीजन आपका होना चाहिए। सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखूंगा ये आपको वो डिसीजन लेने में मदद करेगा। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। तो डिक्सॉन का अगर शेयर प्राइस का मूवमेंट से शुरू करें कि पिछले जब से वो लिस्ट हुआ है तब से तकरीबन जुलाई अगस्त 2019 तक वो शेयर प्राइस जो है वो 2500 के लेवल के आसपास चल रहा था। ओके, 2500 जो लेवल है वो स्टॉक स्प्लिट के पहले का लेवल है। ये जो चार्ट है वो उसमें प्राइसेस जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉक स्प्लिट एडजस्टेड प्राइसेस है। ओके, सो 2500 के लेवल के आसपास यहाँ पे वो चल रहा था और फिर अगस्त सितंबर 2019 के बाद उसमें जो मूवमेंट शुरू हो गई तो वो सिर्फ ये कोविड लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा गिरी जरूर थी, लेकिन वहां से और भी ज्यादा फास्ट वो ऊपर की तरफ चला गया और 2500 से जो निकला था यहाँ पे वहां से वो तकरीबन 22,000 तक वो चला गया इफेक्टिवली। ओके, प्री स्टॉक स्प्लिट। अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस जो स्टॉक स्प्लिट एडजस्टेड है वो भी अराउंड 4,200-300 के ऊपर से अभी थोड़ा सा करेक्ट होके 3,600 के लेवल तक आई है। सो ये जो रैली हुई है 2,500 से 22,000 तक, यानी कि तकरीबन 8 या 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया था वो शेयर प्राइस 1-1.5 साल के ड्यूरेशन में। सो ये काफ़ी इस पीरियड में बहुत सारे रिटेल शेयर होल्डर्स इस डिक्सॉन में इन्वेस्ट कर चुके हैं या रिसेंटली जैसे जैसे वो शेयर प्राइस भागा है वैसे वैसे और भी लोग खरीद रहे हैं और भी लोग उसके बारे में क्यूरियस हो रहे हैं। ओके, सो ये वीडियो आप इन सब सारे लोगों को डिसीजन बेटर लेने में मदद करेगा। अब देखते हैं कि डिक्सॉन का एक्चुअल बिजनेस क्या है। सो डिक्सॉन बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए, और इसमें डोमेस्टिक ब्रांड्स भी है और कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी है। उनके जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में भी बेचे जाते हैं और एक्सपोर्ट मार्केट में के लिए भी बनते हैं। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट रेंज में क्या क्या चीज़ें आती है, तो एलईडी टीवीज, एसीज, वॉशिंग मशीन्स, एलईडी बल्ब्स एंड लाइटिंग सॉल्यूशंस, मोबाइल फोन्स में स्मार्टफोन्स भी आते हैं और फीचर फोन्स यानी कि बटन वाले जो फोन्स है वो भी आते हैं। साथ ही साथ सेट टॉप बॉक्सेस भी बनाते हैं वो टाटा स्काई या डिश टीवी या एयरटेल जैसे जो डीटीएच प्लेयर्स है, या फिर इवन ब्रॉडबैंड प्लेयर्स को भी सेट टॉप बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे सेट टॉप बॉक्सेस भी वो बनाते हैं और ये काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट बिजनेस है उनके लिए। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमराज और उसका जो एलाइड इक्विपमेंट है वो भी बनाते हैं, और रिसेंटली मेरे ख्याल से वो मेडिकल इक्विपमेंट भी कुछ प्रोडक्ट्स में बनाना शुरू कर चुके हैं। ओके, सो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे बनाते हैं। साथ ही साथ कुछ कंपनीज को वो लोग इवन डिजाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो डिक्सॉन का बेसिक बिजनेस मॉडल की थोड़ी बहुत आइडिया अभी आपको इसमें से आ गई होगी। अब देखते हैं कि डिक्सॉन के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स में एक ये आता है कि ओवर द ईयर्स जैसे जैसे कई अलग अलग प्रोडक्ट्स के डिमांड साइकिल्स चेंज हुए या डिमांड में चेंजेस देखने को मिले, तो वैसे वैसे डिक्सॉन ने अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ये दोनों में अडेप्ट करते गए हैं। ओके, सो प्रोडक्ट के डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी बढ़ाई है या फिर नए प्रोडक्ट जैसे जैसे लॉन्च हो रहे थे वैसे वैसे उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी भी चेंज की है। सो डिक्सॉन का ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है।
दूसरा उनको जो पॉजिटिव उनके बिजनेस में है, रिसेंटली हमने देखा है पिछले 1 साल से कि आत्मनिर्भर भारत के नाम से इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा पुश दिया है ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज किया जाए। ओके, सो लोकल मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी। ओके, सो इस जो इंडियन गवर्नमेंट का जो ये आत्मनिर्भर भारत का जो पुश है, उसका फायदा डिक्सॉन को डेफिनेटली होगा क्योंकि उनके पास सिग्निफिकेंट कैपेसिटी ऑलरेडी सेटअप है। ओके, कैपेसिटी उन्होंने पिछले दो साल में जो एक्सपांड करके रखी है उसका फायदा भी होगा और वो आने वाले पीरियड में भी और कैपेसिटी एक्सपांशन कर सकते हैं। सो आत्मनिर्भर भारत की वजह से उनको डेफिनेटली उसका फायदा होगा। और तीसरा उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वो लोग बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसकी वजह से जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जो डिमांड वोलेटिलिटी आती है, उस वजह से उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर्स का डिमांड जो है वो समर सीजन में ज़्यादा रहता है, बाकी महीनों में थोड़ा कम रहता है। वैसे ही कुछ और प्रोडक्ट्स की डिमांड के साइकिल्स भी चलते रहते हैं। सो उन सारे प्रोडक्ट्स से अलग अलग प्रोडक्ट्स से डिमांड वोलेटिलिटी जो है, उस वजह से उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उसका सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डिक्सॉन के बिजनेस में है कि काफ़ी सारे ग्लोबल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, वो अभी तक जो चाइना से बनवा रहे थे प्रोडक्ट्स उनके, वो चाइना के बाहर अभी कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव या बड़ा बूस्ट दे सकता है डिक्सॉन के बिजनेस को आने वाले सालों में। लेकिन कितना देगा वो आने वाले सालों में ही हमें पता चलेगा क्योंकि याद रखिए चाइना में से जब बाहर निकलते तब इंडिया उनका इकलौता ऑप्शन नहीं है। ओके, लेकिन इंडिया एक वन ऑफ द फेवरेट्स डेफिनेटली है और डिक्सॉन को उसका कुछ हद तक डेफिनेटली फायदा होगा। अब कुछ नेगेटिव्स और रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। ये इन फैक्टर्स पे भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब शेयर प्राइस इतनी तेज़ी से रैली कर रहा है ना, तब न्यूज़ में या फिर फोरम्स में, अलग अलग फोरम्स में जब डिस्कशंस में आप देखते होंगे तो उसमें काफ़ी सारे सिर्फ पॉजिटिव्स ही बात करते लोग, नेगेटिव्स की बात नहीं करते। लेकिन जो नेगेटिव्स है उसके बारे में भी जानना है, उसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो डिक्सॉन के कुछ नेगेटिव्स या फिर रिस्क फैक्टर्स जो है वो मैं आपके सामने अभी इस आने वाले 1-2 स्लाइड्स में आपके सामने रखूंगा। तो एक जो नेगेटिव फैक्टर ये है कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो प्रोडक्ट्स है अलग अलग जो वो बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी डिमांड वोलेटिलिटी चलती रहती है और साथ ही साथ उनमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपग्रेड्स लाने पड़ते हैं कंपनीज को। सो आप स्मार्टफोन्स देखें या फिर एलईडी टीवीज देखें या एयर कंडीशनर्स देखें, इन सारे प्रोडक्ट्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ अपग्रेड्स कंपनी को लॉन्च करने पड़ते हैं। तो डिक्सॉन को भी उस हिसाब से उनके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटिन्यूसली उनके प्रोसेसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं हर कुछ महीनों में। तो ये डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है क्योंकि हो सकता है आने वाले पीरियड में इन प्रोडक्ट्स के डिमांड के साइकिल्स में भी बहुत ही मेजर चेंजेस आ जाए, तो उस वजह से डिक्सॉन के बिजनेस में भी उसका फर्क पड़ सकता है। ओके, दूसरा जो है, डिक्सॉन जनरली एक फेवरेट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन जाता है उनके लिए जो इंडिया में कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो तब फेवरेट रहता है जब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है और थोड़ा डिमांड उसका पिकअप करना शुरू करता है, ये एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली रहती है कि वो ब्रांड या वो कंपनी जिसका वो प्रोडक्ट है, वो कंपनी खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर दे। ओके, स्टार्ट करते समय वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से करा ले, लेकिन जैसे जैसे उनको पता चले कि उनके प्रोडक्ट को डिमांड बढ़ रही है तो वो लोग अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल सकते हैं। इंडिया में भी डाल सकते हैं या फिर किसी और कंट्री में भी डाल सकते हैं, चाइना हो या चाइना के बाहर हो। ओके, सो ये एक रिस्क फैक्टर डेफिनेटली है। साथ ही साथ ये इंडिया एक वन ऑफ द ऑप्शंस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ग्लोबल कंपनीज के लिए इंडिया एक वन ऑफ द ऑप्शंस है जब चाइना के बाहर उनको प्लांट डालना है। ओके, सो इंडिया इकलौता ऑप्शन नहीं है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ है, फिलीपाइंस हो, वियतनाम हो, ब्राज़ील हो, और भी कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो इस सारे बिजनेस के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। ओके, सो डिक्सॉन उसमें से एक प्लेयर है, इंडिया बेस्ड है। सो सारा बिजनेस उनको मिलेगा ऐसा नहीं है। सो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी पे अभी हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हाँ,
डेफिनेटली उनको ग्रोथ मिल सकती है यहाँ से आगे, लेकिन कितनी ग्रोथ मिलेगी वो आने वाले पीरियड में ही हमें पता चलेगा। ओके, सो कोई भी जो ग्रोथ फिलहाल मार्केट में बोली जा रही है उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि उतनी आएगी। आने वाले 3, 4, 5 साल में डिक्सॉन का साइज क्या यहाँ से 5 गुना 10 गुना होगा कि नहीं होगा, ये हमें इस वक्त हम गारंटी से नहीं बात कर सकते। ओके, सो ये कुछ नेगेटिव फैक्टर्स देखे। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर शेयर होल्डर्स ने ध्यान देना जरूरी है। सो एक उसमें से ये है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है डिक्सॉन का वो काफी लो है। उसका एबिटा मार्जिन 5% के आसपास है और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 3% के आसपास है। और ये नेट प्रॉफिट मार्जिन या एबिटा मार्जिन है वो यहाँ से बहुत बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऐसे बिजनेस में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में कंपटीशन काफी हाई है। ओके, सो चाइना ही नहीं, अलग अलग बहुत सारे कंपनीज है जो इस बिजनेस में इजीली उनका कैपेसिटी सेटअप कर सकते हैं। तो इसीलिए कंपटीशन हाई होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इस लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकते। ओके, थोड़ा इधर उधर डेफिनेटली हो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकते। सो ये जो नेगेटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो शेयर होल्डर्स ने डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। दूसरी एक बात जो मेन रीजन भी है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस इतना क्यों भागा, यानी कि 2500 या 3000 के लेवल से वो 20,000 तक जब राइज हुआ एक साल के ड्यूरेशन में, तब उसका मेन रीजन ये है कि उसका कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो बहुत ही छोटा है। इक्विटी कैपिटल बहुत ही छोटा होने की वजह से जो उसका जो शेयर्स का जो लिक्विडिटी होता है वो बहुत कम रहता है। सो कोई भी बड़ा फंड जैसे ही उसके शेयर्स खरीदना शुरू करता है तो उसके प्राइस में बहुत ही हाई फ्लक्चुएशन या फिर बहुत ही तेज रैली देखने को मिल सकती है, जो हमने देखी है पिछले एक साल में। लेकिन वैसे ही यही बड़े फंड जिन्होंने हो सकता है एक साल पहले खरीद के रखे हो डिक्सॉन के शेयर्स, वो जब बेचना शुरू कर दे या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर दे तो हो सकता है वो शेयर प्राइस उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाए। सो जैसे ही जितनी फास्ट वो ऊपर भागा है उतनी ही फास्ट उसमें करेक्शन भी हो सकता है। तो ये भी बात एज अ शेयर होल्डर आपने ध्यान में रखना जरूरी है। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात अभी आपके सामने मैं लेके आया हूं जो हो सकता है कहीं पे भी हाईलाइट नहीं हुई है। प्रमोटर्स रेगुलरली पिछले 1-1.5 साल में डिक्सॉन के शेयर्स थोड़े थोड़े करके बेच रहे हैं। मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न में से ये इंफॉर्मेशन निकाली है कि जून 2019 के महीने में प्रमोटर्स के पास 44.07 लाख शेयर्स थे डिक्सॉन के। ओके, उस वक्त डिक्सॉन का शेयर प्राइस जो है वो 2500 से 3000 के लेवल के आसपास ही चल रहा था। उस वहां से लेके अभी जब शेयर प्राइस स्टॉक स्प्लिट के थोड़ा पहले जब 20,000 के ऊपर आ गया था, तब प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो डाउन 44 लाख से उतर के 41 लाख पे आ गया है। यानी कि इन 1.5 साल या 1.25 साल के ड्यूरेशन में प्रमोटर्स ने कुछ 3 लाख से थोड़े ज्यादा शेयर्स बेच दिए हैं मार्केट में। ओके, धीरे धीरे करके बेचे, कोई बल्क में हो सकता है नहीं बेचे उन्होंने, लेकिन प्रमोटर्स ने अगर 3 लाख शेयर्स बेचे उनके, तो ये डेफिनेटली एक छोटा सा क्यों ना हो लेकिन एक नेगेटिव फैक्टर डेफिनेटली है। क्योंकि प्रमोटर्स अगर खुद उनको लगता है कि ये शेयर प्राइस की जो रैली है वो थोड़ी बहुत अनरियलिस्टिक थी या फिर वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं, उस वजह से हो सकता है उन्होंने थोड़े थोड़े से उनके शेयर्स बेचे हैं। आगे भी बेच सकते हैं आने वाले पीरियड में। सो उस बात पे भी आप ध्यान जरूर रखिए। अब बात करते डिक्सॉन की वैल्यूएशन की। तो मैंने जून 2019 से दिसंबर 2020, अभी इस स्लाइड में आपको यहाँ पे 21 दिख रहा है, गलती से 21 लिखा गया है, लेकिन दिसंबर 2020 तक का जो फिगर्स है तो उसमें मैंने ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे टोटल इनकम के नंबर्स देखे तो उसमें अराउंड 46% की ग्रोथ आई है। वही ट्रेलिंग 12 मंथ के नेट प्रॉफिट के नंबर्स देखे तो उसमें 93% की ग्रोथ है। ये जो पीरियड है ये एक्चुअली 1.5 साल का पीरियड है, जून 2019 से दिसंबर 2020 तक। तो इस 1.5 साल के पीरियड में ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी कि पिछले 4 क्वार्टर्स का जो रेवेन्यू है वो 46% से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 93% से बढ़ा है, लेकिन शेयर प्राइस जो है वो 700% से भी ज्यादा ऊपर गया है। सो शेयर प्राइस ने बिजनेस ग्रोथ के मुकाबले बहुत ही ज्यादा रैली ऑलरेडी देखी है।
तो आने वाले पीरियड का जो भी बिजनेस ग्रोथ है वो ऑलरेडी इस शेयर प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। सो कहां तक फैक्टर इन हो चुका है ये हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन अगर देखा जाए तो हो सकता है आने वाले 1-2 साल या 3 साल का जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी इस प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। अब आगे कितना तक रेवेन्यूज बढ़ सकता है, तो डिक्सॉन के मैनेजमेंट ने रिसेंटली किसी इंटरव्यू में कहा है कि उनके एक्सपेक्टेशंस है कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY22 में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 10,000 करोड़ टच करे। ओके, अगर 10,000 करोड़ वो लोग अचीव भी करे तो उनका नेट प्रॉफिट फिगर जो है वो 300 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। और 300 करोड़ के नेट प्रॉफिट के मुकाबले आज अगर हम डिक्सॉन का शेयर प्राइस जो 3,600 के ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, उसका अगर मार्केट कैप देखें तो 21,000 करोड़ के थोड़ा ऊपर आता है। सो ये मार्केट कैप जो है वो इस नेट प्रॉफिट के मुकाबले 70 टाइम्स है। 70 टाइम्स आने वाले 1 साल का जो उम्मीद किया हुआ जो नेट प्रॉफिट का फिगर है उसके मुकाबले डिक्सॉन का आज का मार्केट कैप जो है वो 70 टाइम्स है। तो ये वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है, सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये फैक्टर आप डेफिनेटली अपने डिसीजन मेकिंग में कंसिडर कीजिए। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना कम है, 3% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे काम करने वाली कंपनी है। ऐसे एक बिजनेस को इतना हाई वैल्यूएशन देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ओके, सो अगर ये कंपनी उनके ग्रोथ टारगेट्स अचीव कर ले यानी कि अगले फाइनेंशियल में 10,000 करोड़ का एक्चुअली फिगर अचीव कर ले और उसके आगे भी अगर 30% से फास्टर पेस से वो ग्रो कर सके तो फिर ये वैल्यूएशंस ठीक है ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि सस्ते बिल्कुल नहीं लेकिन वैल्यूएशन ठीक है ऐसे कह सकते हैं, प्रोवाइडेड कंपनी ये ग्रोथ टारगेट्स अचीव करे। ओके, सो अगर आपको लगता है कि डिक्सॉन FY22 में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू भी अचीव कर लेगा और उसके बाद भी अगर वो 30% के पेस से या फास्टर पेस से ग्रो कर सकता है तो आप इस शेयर प्राइस पे, इस प्राइस पे भी डिक्सॉन के शेयर्स खरीद कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैं अगर अपना फ्रैंक ओपिनियन आपके सामने रखूं तो मैं खुद इस प्राइस पे डिक्सॉन के शेयर्स खरीदने में या उसमें इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल नहीं हूं। ओके, मैं एक सिग्निफिकेंट करेक्शन की राह देखूंगा और फिर उसमें इन्वेस्ट करने की सोचूंगा। ओके।